नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी लालच, निर्दयता और अंत में न्याय की है। एक सबक जो हर परिवार को याद रखना चाहिए। आइए सुनते हैं आज की कहानी कुपुत्र। दोस्तों, आज समय के साथ लोगों की सोच इतनी ज़्यादा बदल गई है कि हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति आज की युवा पीढ़ी के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उन्हें फटाफट अमीर बनना है, हर चीज़ हासिल करनी है, चाहे उसके लिए उन्हें अपने माँ बाप को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। आजकल के युवाओं में विदेशी ज़मीन पर जाकर बसने की तो जैसे होड़ सी लग गई है। फिर चाहे घर हो या ज़मीन, कुछ भी हो, उसे बेचकर पैसों का इंतज़ाम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और कुछ लोग तो अपनी पुश्तैनी ज़मीन, जायदाद और घर बेचते समय अपने माँ बाप का भी ख्याल नहीं करते और उन्हें अपने साथ ले जाना तो दूर की बात है, उन्हें किसी वृद्ध आश्रम में डालकर अपने फर्ज से इतिश्री कर लेते हैं। कुछ लोग तो इतने लालची और निर्दय होते हैं कि वो अपने माँ बाप को मरने के लिए भी किसी मंदिर के बाहर या सड़क किनारे छोड़कर चले जाते हैं। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही बेटे की है जो अपने बूढ़ी माँ को ना सिर्फ एक मंदिर के बाहर छोड़कर चला गया, बल्कि अपनी बहन से ये सब छुपाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेता है। आइए इस पूरी घटना को जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। आज रवीना का किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। अपनी माँ का हालचाल जानने के लिए सुबह से ना जाने कितनी बार उसने अपने भाई को फ़ोन लगाने की कोशिश तो की, लेकिन बेल बजती ही जा रही थी और दूसरी ओर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। दरअसल कुछ ही समय पहले रवीना के भाई भाभी विदेश में जाकर बस गए थे। वैसे तो 4 महीने पहले तक 70 वर्ष की उम्र में भी उसकी माँ दुरुस्त हुआ करती थी। घर के काम में भी बहू की पूरी मदद करा करती थी। उस समय रवीना के पिताजी भी जीवित थे। उनके घर में खुशहाली ही खुशहाली थी। परंतु ना जाने उनकी खुशियों को किसकी नज़र लगी कि एक दिन अचानक उसके पिताजी सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गए और इस दुर्घटना में स्वर्ग सिधार गए। पति के इस तरह चले जाने का गम रवीना की माँ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उन्हें एक गहरा सदमा लगा, जिस कारण उनकी याददाश्त चली गई। यहाँ तक कि वह अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं पहचान पा रही थी। डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद उसकी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। अभी 4 ही महीने बीते थे कि रवीना के भाई ने विदेश में सेटल होने का निर्णय ले लिया, लेकिन रवीना नहीं चाहती थी कि उसकी माँ ऐसी हालत में कहीं भी जाए। लेकिन उसके भाई भाभी ने कहा कि विदेश में चिकित्सा सुविधा बहुत ही अच्छी है और वहाँ माँ की हालत में जल्द ही सुधार भी आएगा। अभी रवीना यह सब सोच ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। उसके भाई सूरज का फ़ोन था। रवीना ने जल्दी से फ़ोन उठाया और बोली, हेलो भैया, कैसे हो आप? मैं कितने दिनों से आपको फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने फ़ोन ही नहीं उठाया। सब ठीक तो है ना? हाँ रवीना, सब ठीक है। दरअसल मैं आजकल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हूँ। 1 मिनट भी फुर्सत नहीं रहती मुझे। रात को भी मैं देर से ही लौटा था, इसलिए तुमसे बात नहीं करवा पाया माँ की। अच्छा भैया, माँ कहाँ हैं? उनकी तबीयत के बारे में सोच सोच कर तो मुझे चिंता होती ही जा रही है। अगर वह बात ना कर पाए तो एक बार वीडियो कॉल कर उनका चेहरा दिखा दो ना। माँ का चेहरा देखकर मेरे मन को एक सुकून भी मिल जाएगा। अरे रवीना, चेहरा क्यों देखना है तुम्हें? मैं तुम्हारी माँ से ही बात करवाता हूँ। यहाँ हम लोग माँ का इलाज बहुत ही अच्छे से करवा रहे हैं। पता है, यहाँ पर आकर तो उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार भी आ गया है। अब तो उन्हें सब याद आने लगा है। मैं तुम्हारी उनसे अभी बात करवाता हूँ। लो माँ, आपकी बेटी रवीना का फ़ोन है। हेलो रवीना बेटी, कैसी हो तुम? इतने समय बाद अपनी माँ के मुंह से अपना नाम सुनकर रवीना बहुत ही खुश हो गई थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। फिर बोली, हम सब तो ठीक है माँ, आप कैसी हो?
बहुत समय हो गया था, आपसे बात ही नहीं हो पा रही थी। दवाइयाँ तो समय पर लेती हैं ना आप? बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे भाई भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तू मेरी चिंता मत किया कर। डॉक्टर ने मुझे पार्क में टहलने की सलाह भी दी है। अभी मेरा पार्क जाने का समय हो रहा है। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ, आप अपना ख्याल रखना। रवीना ने भी फ़ोन रख दिया। उसी समय रवीना का पति रवीश ऑफिस से घर लौट आया। क्या बात है, आज तो हमारी धर्मपत्नी का चेहरा खिला खिला लग रहा है। अरे, आप आ गए। मैं आज बहुत खुश हूँ। आप तो जानते ही हैं, जब से पापा हमें छोड़कर गए थे तब से माँ की याददाश्त चली गई थी। उन्हें तो मेरा नाम भी याद नहीं रहता था। लेकिन भैया ने विदेश में उनका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाया है, तो अब उनकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है। आज उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस हालत में माँ यहाँ से गई थी, मुझे तो बस उनकी ही फिक्र लगी रहती थी। आज इतने समय बाद उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर रवीना रसोई में जाकर अपने पति रवीश के लिए चाय बनाने लगी। फिर रवीश ने कहा, अच्छा रवीना, अगले महीने हमारी शादी की सालगिरह है और मैं सोच रहा था कि इस बार शादी की सालगिरह में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साथ खूब धूमधाम से मनाएंगे और एक शानदार पार्टी भी रखेंगे। फिर रवीना बोली, अरे मैं तो कहती हूँ कि रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पार्टी करने से बेहतर है कि हम अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन भगवान का शुक्रिया अदा करें और मंदिर में जाकर माथा टेके और ज़रूरतमंद लोगों में उनकी आवश्यकता का सामान बांटे, जैसे कपड़े, भोजन वगैरह। रवीश को भी यह बात जच गई और वह बोला, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिर रवीना ने कहा कि क्यों ना इस बार वृंदावन चले और कान्हा जी के दर्शन करें। मैंने मन्नत मांगी थी कि माँ ठीक हो जाएगी तो हम ठाकुर जी के दर्शन करने वृंदावन जाएंगे। जो हुक्म मेरे आका। रवीश ने मस्ती भरे अंदाज में कहा तो वृंदावन जाने की बात सुनते ही उनके दोनों बच्चे भी खुशी से उछल पड़े। फिर रवीना बोली, तो ठीक है, हम कल बाजार जाकर गरीबों में बांटने के लिए सामान ले आएंगे। सालगिरह वाले दिन रवीना और रवीश अपने दोनों बच्चों के साथ सुबह 10 बजे ही मंदिर पहुंच गए। रवीना ने देखा कि मंदिर के बाहर एक बड़ा सा छप्पर बना हुआ था, जहां ना जाने कितने ही गरीब लोगों का आश्रय था, जिनमें अधिकतर लोग बुजुर्ग थे। उनके चेहरों की झुर्रियाँ और बेबस आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी। उनकी जर्जर हालत देखकर रवीना को उन पर तरस आ रहा था। रवीना उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई थी। भूख से व्याकुल होने के कारण सब लोग झुंड बनाकर खाना मांगने लगे। तो रवीश बोला, अरे अरे, सब लोग लाइन में बैठ जाओ, सबको खाना मिलेगा। सबको लाइन में बिठाकर रवीना ने खाना बांटना शुरू कर दिया। तो रवीश सबको कंबल बांटने लगा। खाना मिलते ही लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। जैसे ही रवीना खाना बांटते हुए आगे पहुंची तो लाइन में बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला ने उसे हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी, मुझे और खाना दे दो, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, बहुत तेज़ भूख भी लगी है। तो फिर रवीना पीछे मुड़ी और बोली, लो अम्मा जी, और खाना ले लो। रवीना ने देखा कि वह वृद्ध औरत ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी। शायद उसे टांग में कुछ चोट आई थी। तभी अचानक उसकी नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ी और उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसकी हैरानी का ठिकाना ही ना रहा। उसके हाथों से भोजन की थाली भी छूटकर नीचे गिर गई। तभी रवीश उसके पास आया और बोला, क्या हुआ रवीना, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन रवीना तो सामने बैठी औरत की और देखती ही जा रही थी और सुन्न सी हो गई थी। फिर रवीश उस वृद्ध औरत की ओर देखते हुए हैरानी से बोला, माँ, आप यहाँ, और यह भी इस हालत में? लेकिन वह वृद्ध औरत अवाक रहकर केवल रवीना को ही देखती जा रही थी। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति जो मंदिर के बाहर फूल और प्रसाद बेचते थे वहां आए और बोले, क्या हुआ बेटी, आप इस बूढ़ी औरत को जानती हो क्या?
तभी रवीना रोते हुए बोली, यह मेरी माँ है, देवकी शर्मा। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटी करीब 1 महीना पहले की बात है। एक औरत इन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाकर चली गई थी और उसके बाद फिर कभी उन्हें लेने नहीं आई। तभी से यह यहीं पर रह रही है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इन्हें अपनी जीवन की पिछली बातें भी याद नहीं है। यह कहाँ रहती है, यहाँ तक इन्हें अपना नाम भी नहीं मालूम। और बेटी, अगर ये तुम्हारी माँ है तो फिर इनकी ऐसी हालत कैसे हुई? तो रवीना बोली, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर रवीश ने कहा, लेकिन माँ जी को तो तुम्हारे भैया अपने साथ विदेश लेकर गए थे ना, और 3-4 दिन पहले ही तुमने माँ से बात भी की थी। फिर माँ जी यहाँ और ऐसी हालत में, ये कैसे संभव है? फिर रवीना ने कहा, और वो मन ही मन सोची कि माँ की तो याददाश्त वापस आ गई थी ना। फ़ोन पर इन्होंने मुझसे अच्छे से बात भी की थी, लेकिन यहाँ तो मुझे ये पहचान भी नहीं पा रही। फिर इन्हें तो कुछ याद भी नहीं, तो जो यह कुछ बता पाएंगी कि आखिर बात क्या है। रवीना, भैया से बात करके देखते हैं, पहले माँ जी को अपने साथ घर लेकर चलते हैं। ऐसा कहते हुए रवीश ने देवकी जी को उठने में मदद की और वे लोग कार में उन्हें बिठाकर अपने घर ले आए। घर पहुंचकर रवीना ने अपनी माँ को नहलाकर साफ और सुथरे कपड़े पहना दिए और फिर उन्हें खाना खिलाकर बिस्तर पर आराम से लेटा दिया। लेकिन रवीना और रवीश अभी तक उलझन में ही थे और उसी उलझन को सुलझाने के लिए रवीना ने अपने भाई को फ़ोन लगाया। हेलो भैया, कैसे हो? आप कहीं बिज़ी तो नहीं हो ना? तभी रवीना का भाई बोला, अरे नहीं नहीं, घर पर ही हूँ, अभी अभी नाश्ता किया है। तेरी भाभी पायल ने चटपटे आलू के पराठे बनाए थे, खाकर मज़ा ही आ गया। अच्छा भैया, एक बार माँ से बात तो करवाना। वह क्या है ना, बच्चे नानी से बात करने की ज़िद कर रहे थे। ठीक है रवीना, अभी कराता हूँ। लीजिए माँ, रवीना का फ़ोन है। दूसरी ओर से हूबहू रवीना की माँ जैसी आवाज़ आई, रवीना बेटी, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सिर में बहुत ही ज़ोर से दर्द हो रहा है, मैं दवाई खाकर सोने जा रही हूँ, तुझसे फिर कभी बात करूँगी। यह आवाज़ सुनकर तो रवीना का सर ही चकराने लगा। आखिर यह हो क्या रहा है? फिर थोड़ी देर बाद रवीना के भाई ने कहा, वह क्या है ना रवीना, माँ को यहाँ आकर सर्दी ज़ुकाम लग गया है, इसलिए थोड़ी सुस्त रहती हैं। मैं तुम्हारी फिर कभी बात करवा दूँगा। अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने के बाद रवीना तो हैरान ही रह गई कि आखिर जो उसने फ़ोन पर आवाज़ सुनी वो किसकी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। फ़ोन स्पीकर पर था। रवीश ने भी फ़ोन पर माँ जी की आवाज़ सुनी। वह बोला, रवीना, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह तुम्हारी माँ ही है? कहीं हम किसी और को तुम्हारी माँ समझकर तो घर नहीं ले आए हैं ना? रवीना बोली, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं अपनी माँ को नहीं पहचानूंगी? फिर भी यदि कोई शक की गुंजाइश है तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। कुछ वर्षों पहले माँ की टांग का ऑपरेशन हुआ था और उनकी टांग में रॉड डाली गई थी। उसका निशान अभी भी उनकी टांग पर होना चाहिए। ऐसा कहते ही रवीना अपनी माँ के पास गई और उनकी टांग पर से कपड़ा हटाया तो निशान वहीं मौजूद था। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि यही उसकी माँ है। लेकिन रवीश, अब तक भैया मुझे किसकी आवाज़ सुनाते आए थे? ज़रूर कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन इसका खुलासा कैसे होगा? वो लोग तो विदेश में हैं और माँ को कुछ याद भी नहीं है। तो रवीश बोला, रवीना, तुम शांत हो जाओ। सबसे पहले हमें माँ जी का इलाज करवाना होगा। माँ का ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर रवीना अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, आप मुझे कैसे भूल सकती हो, अपनी बेटी को? मैं तो आपकी जान हूँ ना, कुछ तो याद कीजिए। कहते कहते रवीना फूट फूट कर रोने लगी। फिर रवीना की माँ ने कहा, बेटे, मुझे कुछ याद नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम रो मत। तुम तो भगवान में विश्वास रखती हो ना, ज़रूरतमंद लोगों का भला करती हो। भगवान तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे, चिंता मत करो। ऐसा कहते ही रवीना की माँ ने उसके आंसू साफ करे
और उसके सर पर प्यार भरा हाथ रखा। अपनी माँ का स्नेह पाकर रवीना के दिल को एक सुकून सा मिला। अगले दिन रवीना अपने पति रवीश के साथ माँ को डॉक्टर के पास ले गई। जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि हालांकि याददाश्त का वापस आना बहुत मुश्किल होता है, परंतु यदि उचित समय पर दवाई दी जाए और मरीज को पुरानी बातें याद दिलाई जाए तो शायद ऐसा करना संभव हो सकता है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर की यह सब बातें सुनकर रवीना थोड़ा मायूस सी हो गई। वह लोग देवकी जी को अपने साथ घर वापस ले आए। घर पहुंचकर रवीना ने सबको खाना खिलाकर माँ को दवाई दे दी। देवकी जी सो गई तो रवीना से रहा नहीं गया। उसने कहा, आज से पहले मैंने खुद को कभी इतना लाचार महसूस ही नहीं किया था। इतने दिनों से भैया हमें झूठ बोलते आए, मुझे बेवकूफ़ बनाते आए और हम लोग यहाँ बैठे हुए यही समझते रहे कि माँ वहाँ भैया के साथ बड़े आराम से रह रही है। मेरे दिमाग में एक बार भी यह बात नहीं आई कि जितनी बार भी मैंने भैया को माँ से वीडियो कॉल पर बात करवाने के लिए कहा तो भैया हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उस बात को टाल दिया करते थे। तो रवीश बोला, लेकिन रवीना, यह समय बैठकर आंसू बहाने का नहीं है, कोई बड़ा कदम उठाने का है। रवीश, मैं अपनी माँ के गुनहगारों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, लेकिन भैया इतनी आसानी से सारा सच नहीं बोलेंगे और अगर उन्हें यह बात पता लग गई कि माँ मेरे पास है तो वह वापस यहाँ कभी नहीं आएंगे। इसलिए हमें पहले उन्हें यहाँ बुलाने का इंतज़ाम करना होगा। कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे भैया खुद ब खुद यहाँ दौड़े चले आए। फिर रवीश बोला, रवीना, बस एक ही चीज़ है जो तुम्हारे भैया को यहाँ आने पर मजबूर कर सकती है और वह है पैसा। तुम्हारे भाई की हरकतों से इतना तो स्पष्ट हो ही चुका है कि उसे केवल पैसे से ही प्यार है। तुम अपने भाई से कहो कि कल हमारे घर पर एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि माँ को पूरे 50 लाख रुपए की पॉलिसी मैच्योर हुई है, लेकिन पैसा हासिल करने के लिए माँ का यहाँ होना ज़रूरी है। माँ के साइन करने के बाद ही वह पैसा अकाउंट में आएगा। लेकिन रवीना, ध्यान रखना उन्हें किसी बात पर शक ना हो और उनसे यह भी कहना कि एक बार माँ से पूछे कि क्या उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी करवाई थी जिसमें 50 लाख मिलने वाले थे और उसमें हमारे घर का पता दिया था। बात करने के दौरान तुम्हारे भाई को यह भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि माँ हमारे पास है। ठीक है रवीश, मैं कल सुबह ही भैया से फ़ोन पर बात करूंगी, कहीं भैया को किसी बात का शक ना हो जाए। इस सोच विचार में डूबी रवीना कमरे में जाकर अपनी माँ के साथ बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन सब काम निपटाने के बाद रवीना ने अपने भाई सूरज को फ़ोन लगाया। सूरज के फ़ोन उठाते ही रवीना बोली, भैया ज़रा माँ से बात करवाना, तो बहुत ज़रूरी काम है। तभी सूरज बोला, रवीना, तुम बस 2 मिनट लेट हो गई, अभी अभी माँ बाहर टहलने के लिए निकली है। वह क्या है ना, डॉक्टर ने उन्हें सुबह सुबह ताज़ी हवा में सैर करने का कहा है, इसलिए पायल उन्हें पार्क में लेकर गई है। लेकिन रवीना, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है, मुझे बताओ, माँ जब आएगी तो मैं उन्हें बता दूँगा। तो रवीना ने अपने भाई से वही बोला जो रवीश ने उन्हें कहा था। इतना सुनते ही रवीना के भाई सूरज की आंखों में नोटों की गड्डियों की तस्वीर नाचने लगी और फिर बोला, रवीना, तुम्हें तो माँ की हालत के बारे में पता है, इतना लंबा सफ़र करने उनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर मैं आ जाऊँ तो चलेगा क्या? तो रवीना ने कहा, लेकिन भैया, जब पॉलिसी माँ के नाम पर है तो साइन उनके ही चाहिए ना। फिर भी मैं एक बार बात करके देखती हूँ, शायद आपके आने से भी बात बन जाए, क्योंकि नॉमिनी में माँ ने आपका ही नाम लिखा है। ऐसा कहकर रवीना ने फ़ोन रख दिया और अगले दिन सूरज को फ़ोन करके बता दिया कि उसके आने से भी काम बन जाएगा, माँ का आना ज़रूरी नहीं है। फिर सूरज बोला, ठीक है, मैं टिकट का इंतज़ाम करता हूँ और जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करूँगा। लेकिन भैया, आप अकेले क्यों, साथ में भाभी जी को भी ले आइए ना। रवीना ने कहा। तो सूरज बोला, वैसे तो बहुत दिन हो गए हैं तेरी भाभी को भी अपने मायके आए हुए, वह भी वहाँ आकर अपने मायके वालों से मिलेगी। वैसे भी यहाँ माँ की देखभाल करने के लिए फुल टाइम हमने मेड तो रखी ही है, वहाँ माँ का अच्छे से ख्याल रख लेती है। यह बातें सुनकर रवीना सोचने लगी कि कैसे एक के बाद एक भैया
झूठ पर झूठ बोलते ही जा रहे हैं, लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि भैया की हर एक करतूत का करारा जवाब दूंगी। माँ की याददाश्त वापस लाने के लिए उसने अपनी माँ को एक एल्बम दिखाई जिसमें उनके पूरे परिवार की तस्वीरें थी, लेकिन देवकी जी उन तस्वीरों को किसी अनजान व्यक्ति की तरह देखी ही जा रही थी। वह किसी को भी पहचान नहीं पा रही थी, परंतु जैसे ही उन्होंने अपनी बहू की तस्वीर देखी तो कुछ असहज सी हो गई। इसे मुझसे दूर कर ले जाओ, ऐसा कहते हुए उससे और डर के मिश्रित भाव उनके चेहरे पर आ गए और उन्होंने एल्बम उठाकर फेंक दी। रवीना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी माँ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। हर रोज़ शाम के समय रवीना उन्हें घर के पास के पार्क में ले जाती थी। वहाँ एक बेंच पर बैठकर रवीना अपनी माँ की पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन माँ की तबीयत में कुछ सुधार नहीं आ रहा था। फिर एक दिन रवीना ने फैसला किया कि वह अपनी माँ को उनके उसी मकान में लेकर जाएगी जहाँ वे हमेशा से रहा करती थी। शायद वहाँ जाकर माँ की हालत में कुछ सुधार आ जाए। जब रवीना अपनी माँ को लेकर उनके घर पहुँची और मेन गेट खोलने लगी तो वह देखकर हैरान ही रह गई कि गेट अंदर से बंद था। तभी वहाँ एक बुज़ुर्ग औरत आई और बोली, अरे देवकी जी, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। यह बुजुर्ग औरत देवकी जी की पड़ोसन राधा थी। नमस्ते आंटी, आप कैसी हैं? रवीना ने कहा तो राधा जी बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो और यहाँ कब आई? बसंती कुछ दिन पहले ही मेरे पति का इस शहर में ट्रांसफ़र हुआ था। फिर उसकी माँ की ओर देखते हुए बोली। राधा जी बोली, लेकिन बेटी तेरी माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या बताऊँ आंटी, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से इनकी हालत कुछ ऐसी ही है। ये भैया ने भी माँ का बहुत इलाज करवाया, लेकिन माँ की हालत जस से तस नहीं हुई। अरे बेटी, तू इलाज की बात करती है? तेरे भाई भाभी तो तेरे माता पिता से कभी ढंग से बात तक नहीं करते थे। अक्सर तेरी माँ अपना दुखड़ा मेरे आगे ही रोया करती थी। मैंने उसे बहुत कहा था कि एक बार इस बारे में अपनी बेटी को खबर कर दो, लेकिन वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे तो अक्सर इस घर में लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती रहती थी। जिस दिन तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई उस दिन भी घर में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ था, और तुम्हारे पिता के जाने के बाद अब देवकी जी की यह हालत हो गई है। तब भी तुम्हारी माँ को अकेला छोड़कर घर को ताला लगाकर तेरे भाई भाभी 4 दिनों के लिए घूमने निकल गए थे और घर की चाबी मेरे पास रख गए थे। इतने दिन वह बिना खाए पिए कैसे रही होगी, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। चाबी मेरे पास होती थी तो मैं जाकर उसे खाना दिया करती थी। तुझे क्या लगता है कि तेरे भाई भाभी ने तेरी माँ का इलाज करवाया होगा? कहते कहते राधा जी की आवाज़ रुआसी सी हो गई। यह सारी बातें सुनते सुनते रवीना के दुख का ठिकाना ही नहीं रहा और वह फूट फूट कर रोने लगी। राधा जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अरे तुम घर के बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। रवीना खुद को संभालते हुए बोली, नहीं नहीं आंटी, मैं माँ को उनके अपने घर लेकर आई थी ताकि उन्हें कुछ पुरानी बातें याद दिला सकूं। तो राधा जी बोली, बेटा अब यह घर तेरी माँ का कहाँ रहा? यह घर तो विदेश जाने से पहले तेरे भाई भाभी ने मुझे बेच दिया था। तभी रवीना ने हैरानी भरे स्वर में कहा, भैया ने मकान बेच दिया और मुझे पता तक नहीं? लेकिन पापा के जाने के बाद तो माँ इस मकान में मालकिन थी ना, तो भैया ऐसा कैसे बेच सकते हैं इसे? तो राधा जी बोली, अरे बेटी, तेरी माँ की ऐसी हालत ही कहाँ थी जो किसी से बात कर कर उसे विरोध कर सके। लेकिन बेटी, वो तो देवकी जी को भी अपने साथ ही लेकर गए थे ना, फिर ये यहाँ कैसे? राधा जी ने पूछा। तो रवीना ने निकलते हुए उन्हें सारी बात बताई। सूरज की करतूत सुनकर राधा जी आश्चर्यचकित रह गई। फिर रवीना जी बोली, अपने माँ पिताजी के एक एक आंसू का बदला मैं उन गुनहगारों से ज़रूर लूँगी। फिर राधा जी बोली, बेटी कभी किसी काम में हमारी कोई मदद चाहिए तो बिना झिझक के बताना। कितना जिंदा दिल हुआ करती थी ये मेरी सहेली देवकी, बेचारी पर ना जाने ऐसी क्या बात बीती होगी कि इसकी यह हालत हो गई। दुखी मन से रवीना अपनी माँ को घर वापस ले आई। कुछ दिन बीते तो रवीना का भाई सूरज भी अपनी पत्नी के साथ भारत पहुंच गया।
भाई के घर पहुंचने से पहले ही रवीना ने अपनी माँ को एक कमरे में छुपा दिया। जब भाई भाभी घर पहुंचे तो रवीना और रवीश ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। अभी 5 मिनट ही बीते थे कि सूरज बोला, रवीना पेपर पर साइन करने कब चलना है? तो रवीश ने कहा, अरे भैया आप लोग अभी तो आए हैं, यह सब काम भी हो जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है, कोई परेशानी है क्या? फिर रवीना ने कहा, हाँ भैया ज़रा थोड़ी देर बैठिए ना, चाय नाश्ता तो कर लो। सूरज बोला, अरे नहीं नहीं, दरअसल वहाँ माँ अकेली है और मुझे उनकी चिंता हो रही है। हम उनके लिए परेशान हैं, अपने लिए परेशान नहीं हैं, बस माँ के कारण जल्दबाजी कर रहे हैं। फिर उसकी पत्नी पायल बोली, हाँ दीदी, आपके भैया को माँ जी की इतनी चिंता है कि उन्होंने कल सुबह की फ़्लाइट की टिकट भी बुक करवा रखी है वापस जाने के लिए। उसी समय रवीना बोली, हाँ भैया, माँ की चिंता होनी तो जायज़ है। एक काम करो, माँ को फ़ोन कर लो या फिर वीडियो कॉल ही कर लो, हमसे बात भी हो जाएगी और यह पता भी चल जाएगा कि वह ठीक ठाक है या नहीं। उसी समय सूरज बड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, वैसे ही माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है और इस समय माँ खाना खाकर सो चुकी होंगी। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने मेड से बात की थी तो उसने बताया था कि वह अभी सो ही रही है, तो फिर क्यों उन्हें डिस्टर्ब करना, मैं बाद में बात करवा दूंगा ना तुम्हारी। फिर रवीना बोली, सच में भैया आप कितनी चिंता करते हैं माँ की। अब आप इतनी चिंता कर ही रहे हैं तो मैं आपकी चिंता को दूर कर देती हूँ। तुम लोग ना सही, मैं तुम्हें माँ से मिलवा देती हूँ। इतना सुनते ही सूरज और उसकी पत्नी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। उसी समय रवीश देवकी जी को कमरे से बाहर लेकर आया। उन्हें अपने सामने देखते ही सूरज और पायल की आंखें फटी की फटी रह गई, उनके तो पसीने छूटने लगे। तो रवीना बोली, अरे क्या हुआ भैया, आप इतना चुप क्यों हो गए? आप दोनों को क्या लगा था कि इतना बड़ा कांड करने के बाद आप लोग यूं ही बच जाएंगे? पर भैया माँ की कोई पॉलिसी थी ही नहीं, वो तो सिर्फ एक बहाना था आप दोनों को यहाँ बुलाने के लिए। और देखो आप लोग पैसों के लालच में यहाँ तक चले भी आए। पैसे के लालच में तो आपने माँ पिताजी का जीना हराम ही कर दिया था, तो फिर विदेश से यहाँ आना तो बहुत ही छोटी सी बात है ना भैया। और वैसे भी माँ ने मुझे आप लोगों की सच्चाई पहले ही बता दी थी और अब आप दोनों वापस विदेश नहीं जेल जाएंगे। रवीना ने ऊंची आवाज़ में कहा। तो सूरज रवीना से बोला, यह क्या कह रहे हो? माँ ने तुम्हें हमारी सच्चाई बताई है, लेकिन माँ ये सब कुछ तुम्हें कैसे बता सकती है? माँ क्या आपको सब कुछ याद आ गया? तो रवीना ने कहा, अच्छा तो इसका मतलब यह है कि तुम मानते हो कि यह हमारी माँ है। तो फिर यह बताओ कि तुमने अपनी माँ को ऐसी हालत में तिल तिल मरने के लिए ऐसे कैसे छोड़ दिया भैया? क्या तुम्हें माँ पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा? इतना सुनते ही सूरज की नज़रें नीचे झुक गई। फिर रवीना बोली, भैया सच सच बताओ, जिससे आज तक तुम मेरी बात करवाते आ रहे हो वह औरत कौन थी जिसकी आवाज़ बिल्कुल माँ की तरह थी? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ ऐसे सबूत है जिसे मैं तुम्हें सच में जेल की हवा खिला सकती हूँ। फिर तो विदेश जाना तो बहुत दूर की बात है, आप लोग एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन अगर सच्चाई बता दी तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। फिर सूरज ने कहा, मैं हमेशा से ही विदेश जाकर बसना चाहता था बहना, और जब इस बारे में मैंने पिताजी से बात की और उन्हें मकान बेचने को कहा ताकि मैं विदेश जाने के लिए पैसे जुटा सकूं, तो पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया। और जब पिताजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद माँ की याददाश्त भी चली गई और हमने इसी बात का फ़ायदा उठाया। विदेश जाने के लिए मैंने मकान बेचने का फ़ैसला कर लिया। माँ की बढ़ती उम्र और बीमारी के चलते उनका बोझ ढोना हमारे बस में नहीं था, इसलिए मकान के कागज़ों पर उनसे दस्तखत करवाने के बाद हमने मकान उनकी दोस्त को बेच दिया और विदेश जाने से पहले माँ को एक मंदिर के बाहर छोड़ दिया। फिर रवीना बोली, इतना कुछ करते हुए तुम लोगों को ज़रा सी भी शर्म नहीं आई?
अरे हमारी माँ है जिन्हें तुमने लावारिस की तरह सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर ऐसे चलता रहता तो एक दिन वह भी यह दुनिया छोड़कर चली जाती और तुम तो हमें यह कहते कि मैंने माँ का अंतिम संस्कार भी कर दिया। और अब यह बताओ, इतने दिन से मुझसे कौन बात कर रहा था? तो सूरज बोला, दरअसल माँ द्वारा गाया गया भजन मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ था मैंने। उसी आवाज़ का सैंपल लेकर मैंने एक ऐप के ज़रिए यह सब किया था ताकि तुम्हें किसी बात का कोई शक ना हो। फिर रवीना बोली, मुझे माफ़ कर देना भैया, अब तो मैं आप दोनों को कभी वापस नहीं जाने दूंगी क्योंकि पुलिस आ चुकी है और अब आप विदेश तो नहीं पर जेल ज़रूर जाएंगे। इतनी बात सुनते ही सूरज और पायल ने एक दूसरे को वहाँ से भागने का इशारा किया और जैसे ही वे लोग सीढ़ियाँ उतरने लगे तो उसी समय पायल का पाँव फिसल गया और सीढ़ियों से लौटते हुए नीचे आ गिरी। उसे गंभीर चोट भी आई थी, इस कारण वो चल भी नहीं पा रही थी। तभी सामने देखा तो पुलिस खड़ी थी। अपने भाई भाभी के साथ बात करते हुए रवीना ने मोबाइल में सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। यह सब बताते हुए जब रवीना पुलिस के हाथ में सबूत देने लगी तो उसकी माँ पायल की ओर इशारा करते हुए ज़ोर से चिल्लाई, यही है मेरे पति की कातिल। रवीना, इस औरत ने तेरे पापा को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था जिस कारण तेरे पापा की जान चली गई। कहते हुए देवकी जी रोने लगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर रवीना तो स्तब्ध रह गई। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? क्या पापा को भाभी ने मारा था? हाँ बेटी, तू नहीं जानती कि तेरे भाई भाभी ने ही हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। यह लोग सारी संपत्ति हड़प कर विदेश जाना चाहते थे। एक बार सब कुछ उनके नाम कर दिया तो यह लोग हमें सड़क पर ले आएंगे। तेरे बाबूजी को अपने रास्ते से हटाने के लिए तेरे भाभी ने उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इतना सुनकर रवीना और रवीश की आंखें फटी की फटी रह गई और देवकी जी बोली, लेकिन उस भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इस जालिम औरत ने अपने ससुर को सीढ़ियों से धक्का दिया था और देखो आज ये औरत खुद सीढ़ियों से गिरकर चोट खा बैठी और दर्द के कारण चिल्ला रही है। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। तभी सूरज अपनी माँ के पैर पकड़ते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बड़ी मुश्किल से विदेश में सेटल हो पाया हूँ, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसी समय रवीना ने उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया और बोली, तुम्हारे गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं है भैया, तुमने जो कुछ किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर लिया और पायल को हिरासत में लेने के लिए पहले पुलिस की निगरानी में अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया। फिर रवीना अपनी माँ को गले लगाते हुए बोली, माँ आपको सब कुछ याद आ गया? माँ बोली, हाँ बेटा, पायल को सीढ़ियों से गिरते देख मुझे फिर से वही मंजर याद आ गया जब उसने तेरे पापा को सीढ़ियों से धक्का दिया था और उसके साथ इतनी सारी बातें भी याद आ गई। लेकिन माँ, अब खुशी मनाने के दिन आ गए तो भूल जाइए इन पुरानी बातों को। रवीना ने कहा तो उसके दोनों बच्चे बोले, अरे अभी अभी तो नानी को सब कुछ याद आया है और आप हैं कि कह रही हैं कि सब कुछ भूल जाओ। बच्चों की यह बातें सुनकर रवीना अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मेरा मतलब है कि पुरानी कड़वी बातें भूल जाओ। इसी बात पर यह सब लोग हंस पड़े। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।